महविश ने ब्रैम्पटन से अपना दुख मेरे साथ शेयर किया। मैं तब से गमगीन हूँ जब से मैंने महविश की बात सुनी है। मैं कहता हूँ कि लोगों के ऊपर क्या क्या गुजर रही है। हम लोग समझते हैं शायद हमारे ऊपर ही जरा सा भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना तो हम कहते हैं कि दुनिया भर की आफतें हम पे टूट पड़ी हैं। लेकिन दर हकीकत अगर लोगों की मुसीबतें पता चले ना हमें तो पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। महविश कहती है कि वो 2 साल पहले अपने शौहर जियाद के साथ पाकिस्तान से कनाडा आई है और उसके शौहर के रवैये में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है कनाडा आने के बाद। महविश कहती है कि 4 साल पहले जब इन लोगों की शादी हुई तो जियाद उसके ऊपर जान छिड़कता था और इसकी हालांकि कजन थी लेकिन समझ लें कि लव मैरिज की है जियाद ने महविश के साथ। और जियाद हमेशा से बड़ा ऑनेस्ट रहा है अपने रीजन ऑफ मैरिज के बारे में। वो कहता है कि तुम हसीन सबसे ज्यादा थी और हुस्न मेरी कमजोरी है। और महविश कहती है कि बकौल जियाद के तो ऑब्वियसली और वैसे भी उसको पता है, हर एक को अपना पता ही होता है कि माशाल्लाह अबव एवरेज से भी ऊपर शक्लो सूरत की है। तो उसकी खूबसूरती की वजह से जियाद ने उसके साथ शादी की थी और उस वक्त तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर देता था और उसकी हर चीज़ उसको अच्छी लगती थी क्योंकि उसको अपनी बीवी खूबसूरत लगती थी तो उसको उस वजह से वो पसंद थी। तो उसके हाथ में उसको उस वक्त जायका भी महसूस होता था और उसमें नज़ाकत भी उसको नज़र आती थी और उसमें नफासत भी नज़र आती थी। हर चीज़ मतलब हर लिहाज से ना टिक 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 था उसके लिए। Until जब वो कनाडा आ गए। कहती है कि जब हमारी शादी हुई तो मैंने सिर्फ बीकॉम ही किया हुआ था और जियाद खुद कंप्यूटर इंजीनियर है। तो जियाद को पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब मिली हुई थी, तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर की जॉब थी, लेकिन उसने कनाडा की PR अप्लाई की हुई थी। फिर मुझे भी उसने प्रोसेस में ऐड कर दिया और हम लोग कनाडा आ गए। जियाद की अंग्रेजी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी लाइक लड़का है वो। जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है वहाँ पर टॉप भी किया था उसने और बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ हमेशा से पास होता आया है। और उसके बाद उसको बहुत अच्छी जॉब मिली जहाँ पर वो पाकिस्तान में कनाडा आने से पहले 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा था। और अंग्रेजी भी उसकी बहुत अच्छी थी। IELTS में उसका 8 बैंड आया था जब PR के लिए अप्लाई किया था। तो IELTS जनरल देना होता है तो उसका उसमें 8 बैंड आया था। तो मैंने पूछा आपने भी IELTS दिया? तो कहती है कि मैंने IELTS नहीं दिया क्योंकि मैं एज ए डिपेंडेंट उसकी एप्लीकेशन में एडेड थी और मुझे खुद से भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी हिना को ऐड किया था एज ए डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट्स को IELTS देने की ज़रूरत नहीं होती। हिना ने भी कोई IELTS नहीं दिया था। तो कहती है कि उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है जबकि बस मेरी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी अंग्रेज़ी बुरी है लेकिन ऐसी नहीं है कि मैं रवानी से बोलूं या मैं कंफर्टेबल महसूस करूं लोगों के साथ बोलने में। बस ठीक है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट मैंने पढ़ा हमेशा तो उसको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह से ही मैं लेती थी और उसमें थोड़ी बहुत मेहनत मैं करती थी। उसकी वजह से मुझे जितनी आती है सो आती है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए लेकिन मैंने कभी खुद से इंग्लिश किसी के साथ नहीं बोली और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे किसी मुल्क में आ जाऊंगी जहाँ इंग्लिश बोली जाती होगी या मुझे जॉब करनी पड़ेगी। तो अब हुआ ये है कि जब से हम कनाडा आए हैं तो जियाद की तरफ से ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि अब तुम जॉब करो क्योंकि पहले जियाद की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये थी कि बीवी खूबसूरत हो, कम उम्र हो, सुघड़ हो, सबसे ज्यादा ये कि खूबसूरत हो। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान इवॉल्व होता है, जियाद भी बदलता गया वक्त के साथ साथ। तो अब आज का जो जियाद है वो ऐसा हो चुका है कि खूबसूरती उसके लिए बिल्कुल मायने ही नहीं रखती और अब उसके लिए कामयाबी का पैमाना ये है उसकी बीवी का कि उसमें काम करने की सलाहियत हो, उसमें पैसे कमाने की सलाहियत हो। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर जियाद शुरू से इस किस्म का आदमी होता और उसके तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी होती तो उसको चाहिए था कि किसी ऐसी लड़की से शादी करता जिसने ऑनर्स के साथ अपनी डिग्री पास की होती, उसका बहुत अच्छा GPA रहा होता और वो बड़ी करियर ओरिएंटेड होती और बहुत ही प्रोफेशनल माइंडसेट रखती होती। उसी तरीके से उसने शुरू से जॉब्स भी की होती क्योंकि कहती है कि 4 साल से हमारी शादी हुई है
और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा मार्जिन पर ही पास होती रही हूँ। मेरा पढ़ाई में कभी कोई ना तो दिल लगा है, ना ही कोई मुझे अपने करियर से कोई ऐसा लगाव रहा है। इसी वजह से मैंने जस्ट बीकॉम किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं जॉब करूंगी, और ना ही मेरी अम्मी ने कभी जॉब की है, और हमारे खानदान में इस तरह से नहीं है, एक ट्रेंड ही नहीं है। बस यही अंडरस्टूड होता है कि लड़का ही कमाएगा, और मैं भी हमेशा यही मानकर चली हूँ। कहती है मामा बाबा की तरफ से भी कभी कोई स्ट्रेस नहीं था। वो कहते थे बस पढ़ लो, चाहे मार्जिन पे पास हो जाओ, एक डिग्री अपने हाथ में ले लो। बस मेरा भी उसी हद तक सीरियसनेस थी पढ़ाई में। बाकी मेरा खाना पकाने में दिल लगता था, मैं नई नई चीज़ें बनाना सीखती थी। सैंडविचेस, बेकिंग के बहुत आइटम्स मुझे आते थे, रशियन सैलेड बनाना, और मम्मा से रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ सीखना। मम्मा भी हैप्पीली मुझे सिखाती थी, मैं बनाकर सबको टेस्ट करवाती थी। बड़ा ही एक लाइवली, कैजुअल और लाइट सा एटमॉस्फेयर होता था हमारे घर का, और बड़ी ही प्यारी यादें वाबस्ता हैं हमारे घर से। तो मुझे तो ये सब कुछ आता था, और मैं पूरी तरह से एक घरेलू डेडिकेटेड बीवी बनने का सोचती थी, और मैं थी भी और हूँ भी। माशाल्लाह मेरे हाथ में माशाल्लाह जायका है, और उसकी तारीफ़ दुनिया करती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। जेन्युइनली सबको मेरी घरदारी भी पसंद है, और आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपके सामने कंप्लीट पिक्चर रखना चाहती हूँ, वरना ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ। लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट, मैं एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी घरेलू बीवी थी, और आज तक हूँ और रहना चाहती हूँ। बल्कि हकीकत तो ये है कि मेरी इन्हीं खसूसियात की वजह से ज़ाहिद ने मुझे पसंद किया था। उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था, उसको मैं दिखती बहुत खूबसूरत थी। मुझे याद है जब भी वो फुप्पो के साथ हमारे घर आता था, तो मेरे हाथ की बनी चाय ज़रूर पीता था, और मैं भी नई-नई चीज़ें, क्योंकि मेरी तो आदत थी, मुझे शौक़ था कुकिंग का, सबको ट्राई करवाती थी। तो उसने आना, मैंने कचौरियाँ बनाई होनी, कभी समोसे बनाए होने, तो उसको यही कुछ पसंद आता था, और मैंने भी यही कुछ सोचा हुआ था, मुझे भी अच्छा लगता था, और सबको ठीक लगा सब कुछ, और हम दोनों एक-दूसरे को अच्छे लगते थे। तो इसी तरह से हमारी शादी हुई, और यही माइंडसेट लेकर मैं उसके घर में गई थी। लेकिन अब सडनली ज़ियाद की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि तुम जॉब करो। कहती है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही जॉब नहीं करना चाहती। मैंने ढूंढी है जॉब्स, लेकिन मेरे से नहीं होती। मुझे एक जगह पर फ्रंट डेस्क ऑपरेटर की जॉब मिली थी, लेकिन सारा दिन इंग्लिश में बात करनी होती है। वहाँ पर जो क्लाइंट्स भी आते थे वो कैनेडियन क्लाइंट्स थे, तो किसी का क्या एक्सेंट होता था, किसी का क्या एक्सेंट होता था, मुझे समझते में दिक्कत होती थी। मुझे एक बात में रवानी में समझ नहीं आती थी, तो मैनेजर इरिटेट हो गया। एक तरफ मैनेजर इरिटेट हो रहा था, दूसरी तरफ मैं ही बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे डिप्रेशन हो रहा था। मेरे से नहीं बोली जाती अंग्रेजी मुंह टेढ़ा कर करके पूरे दिन, और मेरे से नहीं तरह तरह के एक्सेंट समझे जाते। मतलब नहीं हूं मैं कॉम्पिटेंट उस तरह। क्यों मुझ पर ये लाजिम हो गया है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ? मैंने कहा कॉम्पिटेंट तो बहरहाल आपको होना ही पड़ेगा। अब आप कनाडा में आ गई हैं, ठीक है, समझ आता है कि अभी तक आपको अंग्रेजी नहीं आती थी इतनी अच्छी, या शायद आप कभी बोलती ना रही हो इतना, लेकिन अब जब आप कनाडा में आ गई हैं तो यहाँ पर तो फ्लरिश करने के लिए ज़रूरी है ही कि आपको यहाँ की मादरी ज़बान आती हो, अबूर हो उस पर जो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। बिकॉज ना सिर्फ आपको ये आपके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प करेगी, बल्कि आपको जनरली सोशलाइज करने में भी हेल्प करेगी। कहती है कि मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन मैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान हूँ वो अपने शौहर के बदले हुए रवैये से हूँ कि वो महविश जिसमें उसको दुनिया जहान का हुस्न नजर आता था, अब वो हुस्न उसके लिए बिल्कुल ही बेवकत होकर रह गया है। और मैं समझती हूँ ऐसा हुआ तब से है जब से जायद ने अपना सोशल सर्कल यहाँ पर आकर बनाना शुरू किया है। तो वो देखता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं और उनकी जो बीवियां हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं। कोई इंजीनियर है दोस्त, तो उसकी बीवी भी इंजीनियर है, डॉक्टर है तो उसकी बीवी इंजीनियर है या डॉक्टर है या नर्स है, तो सभी ने कोई ना कोई लाइसेंसेस लिए हुए हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुल जा रहे हैं, उनकी रेज्यूमेज हैं जिसमें वो कोई ना कोई सर्टिफिकेट्स ऐड करते रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर तो आकर जो जायद की बातें हैं वही सिर्फ सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस के मुतालिक हो गई हैं। बिल्कुल माइंड ही चेंज हो गया है। अब मेरा हुस्न या मेरी लियाकत या घरदारी या म्याना रवि या मशरकी लड़की जिस तरह से देखभाल कर खर्च करती है, सोच समझ कर घर को चलाती है,
और हर चीज में जो सलीका है वो उसके लिए बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है, क्योंकि ना तो मैं इस किस्म की हूं जिस तरह का वो मुझे अब बनाना चाह रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है, मैं मिस करती हूँ उस शौहर को जो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेता था, क्योंकि अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और उसके लिए अगर मैं मंजूर नजर रहना चाहती हूँ तो मुझे कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब उसको जचेगा, तब उसको मंजूर होगा। अगर मैं पैसा नहीं कमाती तो उसके लिए मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ होकर रह गई हूँ। मैंने कहा आप क्यों ऐसे सोच रही हैं कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई, क्या उसने आपको कुछ ऐसा कहा है, क्या कोई तल्ख कलामी हुई है? कहती है बिलाल भाई मैं आपको बातें सुनाऊं ना जो जाहिद ने मुझे की हैं, तो आपको अंदाजा होगा किस हद तक मेरे से दिल उसका उचाट हो चुका है। मैंने कहा चले अब आप यहाँ तक पहुंच ही गई हैं, सब चीजें मेरे साथ शेयर कर ही रही हैं, तो बताएं क्या कहा जाहिद ने। कहती है कि जाहिद ने दावत पर बुलाया अपने दोस्त काशिफ और उसकी बीवी हानिया को। काशिफ और हानिया दोनों यहाँ इंजीनियर्स हैं, मतलब जॉब करते हैं कनाडा में। जब पार्टी ख़त्म हुई वो लोग अपने घर गए तो हम लोग ऐसे कैजुअल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने जाहिद से कहा, देखा था हानिया ने कितना प्यारा सूट पहना हुआ था। कहते हैं कि कनाडा में लड़कियां बनती संवरती नहीं है, उसने तो डिज़ाइनर पहना हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था, आप मुझे पता नहीं कब लेकर देंगे। तो जाहिद कहता है तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी औकात है कि तुम्हें इस तरह के जोड़े लेकर दिए जाएं। मैंने कहा शायद ऐसी मजाक कर रहे, इस तरह से उसने मुझे कभी बात नहीं की, मतलब मजाक भी कभी उसने किया हो तो कभी भी इस तरह के जो डिमीनिंग वर्ड्स हैं या इंसल्टिंग वर्ड्स हैं या लबो ले जाए वो उसका कभी भी नहीं रहा। लेकिन अचानक मुझे समझ नहीं आती कि कनाडा आते साथ उसको क्या हो गया है कि वो इस तरह से मेरे से पेश आना शुरू हो गया है कि बिल्कुल ही एक अलग और मुख्तलिफ इंसान मालूम होता है। मुझे कहता है कि तुम्हारी औकात है कि तुम्हें इस तरह के जोड़े लेकर दिए जाएं। मैंने कहा क्या हो गया, ईजी हो जाएं, इस तरह से मुझे क्यों बोल रहे हैं आप, औकात बीच में कहाँ से आ गई? मैंने हल्की सी एक बात की है, एक कैजुअल सी, कि उसका सूट बहुत प्यारा लग रहा था, आपने नहीं लेकर देना, ना लें यार। मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पर अकेले काम करने, हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे ये बोलें कि मेरी औकात नहीं है। तो ये सुनने की देर थी कि जाहिद तो बिफर ही गया। जाहिद कहता है ये मुझे ही पता है कि मैं तुम्हारे जैसी के साथ कैसे गुजारा कर रहा हूँ। इस मुल्क में बंदा रह नहीं सकता इस किस्म की बीवी के साथ जिसका बिल्कुल काम करने का कोई माइंड सेट ही ना हो। देखा था उसकी बीवी कितने पैसे कमाती है, कितनी अच्छी कंपनी में वो जॉब कर रही है, दोनों मिल के पैसे कमा रहे हैं, और एक मुझे ये चपकी हुई है, लिचड़ बेकार औरत। बिलाल भाई मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें जिंदा दरगोर हो जाऊं। ना मेरे से आज तक जिंदगी में किसी ने इस तरह से बात की, ना कोई मेरे से इस तरह से पेश आया, और ना मुझे किसी ने इतना छोटा और घटिया महसूस करवाने की कोशिश की। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं जाहिद के कंधों पर सवार एक बोझ हूं, एक ऐसी कम हैसियत और बेकार सी चीज़ जिसको शायद उसको उतार ही देना चाहिए। शायद वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है और मैं उसके पैरों की बेड़िया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुम बनी हुई हूँ मैं, और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, और उसका बस नहीं चल रहा कि मुझे एक मैले कुचैले गंदे कपड़े की तरह उतार कर फेंक दे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो जाहिद जो मुझ पर जान लुटाता था और जो मेरे लिए फूल, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आता था, कभी जिंदगी में मुझसे इस तरह से भी बात करेगा कि मैं एक नाकारा बेकार औरत हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पैसे नहीं कमाती। अगर जाहिद को पैसे कमाने वाली चाहिए थी तो उसको कोई ऐसी लड़की मिल सकती थी, उसको चाहिए था कि ढूंढता जो करियर ओरिएंटेड होती। मेरा क्या कसूर है? मेरे तो करम फूटे थे, मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी ऐसे बंदे के साथ शादी हो गई जो शुरू में तो मेरे हुस्न पर लोट पोट होता था और अब उसको एक पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए थी। नाजरीन फिर क्या था, मैं हक्का बक्का, मुझे समझ ना आए कि मैं कहूँ क्या। मैंने कहा मैविश, हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो भड़क गया हो, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभार होता है कि इंसान किसी और ही जोन में चल रहा होता है और जज्बात में बह के फजूल बातें करने लग पड़ता है।
हो सकता है उसका वो मकसद ना हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जितना इमोशन एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करते हैं ताकि सुनने वाले पर कुछ तो असर हो सकता है कि उसका वो मतलब ना हो जो कुछ वो कह रहा था। कहती है बिलाल भाई, मैं भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती थी, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट तो तब दिया जा सकता है ना जब उसने किसी एक सेटिंग में एक वक्त में इस किस्म की बात की हो। तब से मैंने नोटिस किया है कि जायद के रवैये में बदस्तूर ही इस किस्म की एक रवानी आ गई है मेरे लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए, ऐसे जैसे उसकी जुबान खुल गई है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, एक और दिन मैंने उसको मिस्सी रोटी बना कर दी। मिस्सी रोटी उसको पाकिस्तान में बहुत अच्छी लगती थी। मिस्सी रोटी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बेसन डाल के और ऊपर मक्खन का तड़का लगा के बहुत अच्छा पराठा बनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में बड़े शौक से खाता था। तो मैंने कहा कि आज तो लाजमी तारीफ़ करेगा, तो उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे कहता है मैंने नहीं खाना। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे उसने यहाँ तक कहा है कि अरे मैं तो लाया ही जाहिल गवारों के खानदान से उठा के हूँ, तुम्हारे नस्लों में किसी ने आज तक काम नहीं किया होगा, किसी ने 1 रुपया कमाकर अपने शोहर के हाथ पर रखा है कभी? बस बच्चे पैदा करने हैं और खाने पकाने हैं, पराठे बना के देने। नहीं मुझे चाहिए तुम्हारे पराठे, नहीं मुझे अच्छे लगते। कहती है बिलाल भाई मैं क्या बताऊँ, तू तड़ाक पे आ गया। कहता है कि क्या कमाल है तेरा, पराठे बना लेती है, $3-3 में बिक रहे होते हैं, मैं जाके रेडीमेड ले सकता हूँ। नाजरीन बस क्या बताऊँ, मुझे तो आपके सामने दोहराते हुए भी ये तू यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा। भाई उसने जो भी कहा मैं तुम ही कह के आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जिस कॉन्डो में तुम्हें रखा हुआ है इसका बिल पता है कितना है, इसका कितना किराया मैं देता हूँ, मैं कमाता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से चल रही हैं। और क्या कर लेती हो तुम, कपड़े धो लेती हो। मुझे कपड़े धोने की भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मेरे पास। तुम किस काम की हो, तुम हो ही किस काम की? यहाँ तक वो मुझसे रज गया है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ही आई एम टॉर्न इनटू पीसेस। मैंने कहा कि महविश सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जायद जैसा भी है आप अब कैनेडियन पीआर होल्डर हो और अपना यहाँ पर वक्त पूरा करो, इंशाल्लाह नेशनैलिटी लो यहाँ पर। आज के दौर में इस मुल्क में आप सिक्योर हैं। तो नाजरीन अब आप ही बताएं कि इस मामले का क्या हल हो और क्या करना चाहिए महविश को। एक बात तो साफ़ है कि जायद बहुत ही गलत बातें कर रहा है, जायद का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ऐसी प्यार करने वाली मुखलिस लड़की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है जो इंसान का ख्याल रखे और उसके साथ सिंसियर हो और घर का भी ख्याल रखे और उसके मर्ज़ी के मुताबिक खाने भी बनाती हो और ख़ूबसूरत भी हो और शरीफ भी हो, नेक भी हो। मतलब कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो इंसान पैसों में नहीं तोल सकता, लेकिन ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता और जिनके बग़ैर इवन अगर पैसे भी आ जाएं तो ज़िंदगी में से सुकून चला जाता है। मुझे लगता है कि जायद शायद अभी कल्चर शॉक का शिकार है। पाकिस्तान से यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा अभी नहीं हुआ उसे, तो शायद बहुत ज़्यादा वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग पड़ा है। वो और बात है कि वर्किंग कपल्स भी होते हैं, लेकिन एवरीथिंग दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल एट द सरफेस इज़ नॉट नेसेसरली बहुत ही अच्छी अंदर से भी। वो उन्हीं लोगों को पता है कि अपने घर जाकर उनके अंदर आपस में क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या उनकी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं। Just because you had a party and there was a couple that came across as a very happy couple and they are both working partners doesn't necessarily mean कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जाहिर मुझे लगता है कि बहुत ही बचपने का मुजाहिरा कर रहा है और बिल्कुल महविश की क्वालिटीज़ की और उसकी अच्छाई की कदर नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर महविश को ये भी नहीं कहा जा सकता कि बस जान छुड़ाओ ऐसे शोहर से, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इवन अगर वो 2-3 दफ़ा भी उसको इस तरह से टोक चुका है तो भी ये एक वक्ती चीज़ हो, एक फ़ेज़ हो जिससे इवेंचुअली वो निकल आए बाहर या महविश उसको समझाए तो उसको अकल आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महविश को अभी उसको वक्त देना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए कि अभी वो लोग तकरीबन 5 महीने पहले ही पाकिस्तान से मूव हुए हैं कनाडा, तो अभी डस्ट मे बी नीड्स टाइम टू सेटल डाउन। जब थोड़ा
अपने आप को बेहतर महसूस करने लगेगा और थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस उसका रिलीव होगा, तो मुमकिन है कि इंशाल्लाह इनकी सिचुएशन बेहतर हो जाए। मुझे लगता है एज लॉन्ग एज महविश को खुद मोहब्बत है जायद से, दिल से उससे प्यार करती है, तो सब्र कर लेने में शील हैव नथिंग टू लूज। क्योंकि इवेंचुअली वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा कि जायद इतना ख़राब हो जाए, उन दोनों का रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो जाए कि इवेंचुअली ये शादी ही ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद बीइंग इन कनाडा, बीइंग द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, और इंशाल्लाह आगे उनको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, यहाँ वो माहौल नहीं है कि अगर किसी की शादी कामयाब नहीं होती तो लोग उसको स्टिग्मेटाइज करें या लोग उसको जज करें कि तू नहीं कुछ किया होगा या तुम्हारे अंदर ये खराबी होगी, ओ बेचारी। इस तरह से इस मुल्क में नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन वो यहाँ पर अपने आप को फाइनेंशली स्टैंड कर लेगी और वो अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर लेगी, और उसको अच्छी जॉब्स लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तजर्बे की भी नहीं ज़रूरत है। बहुत तरह की जॉब्स मिल जाती हैं जिनमें उसको इतना कमा लेने का मौका मिलेगा कि अपने आप को बआसानी यहाँ पर वो सस्टेन कर लेगी। तो अगर उसको सच में प्यार है जायद से, तो आई थिंक गिविंग इट अ ट्राई एंड वेटिंग फॉर हिम टू इम्प्रूव इज़ वर्थवाइल। लेकिन इनकी कहानी से कम हमें इतना सबक ज़रूर मिलता है कि हमें अपनी ज़बान को लगाम देकर रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ज़बान से बरसाए हुए तीर दर हकीकत उन पत्थरों से भी ज़्यादा छलनी कर जाते हैं सुनने वाले को, कि अगर किसी के ऊपर पत्थर फेंका जाए। और जायद बहुत गलत बातें कर रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है और शक्ल देखी है एंड दिस एंड दैट। इस तरह की बातें खुद टॉक्सिक इंसान की निशानी होती हैं, और कभी भी मतलब हम कम से कम ये सबक ले सकते हैं कि हम कभी भी इस किस्म की बातें ना करें। और ये भी बहुत गलत सोच होती है कि बीवी वही काम की है जो पैसा कमा कर ला सके। अगर हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो लाजमी यहाँ पर सभी को काम करना चाहिए। ठीक है, काम अगर कोई इजीली कर सकता है तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन हर इंसान को मुझे लगता है कि ये फैसला करने का हक होना चाहिए कि वो काम करना चाहता है या नहीं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट लेडीज एंड कमिंग फ्रॉम आवर कल्चर हु आर ब्रॉट अप विद दिस माइंडसेट कि भाई ब्रिंगिंग ब्रेड टू द टेबल इज मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग होम इज गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहरहाल दीज आर माई 2 cents ऑन दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि सब कुछ पैसा नहीं होता। जायद को अपनी बीवी के अच्छाइयों की कदर करनी चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि उसको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपका कोई भी मसला जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वॉइस मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।